तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकंड वीक ऑफ लर्निंग सीरीज़ की है ना, जहाँ पे मैंने लास्ट प्रीवियसली 6 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं और एक मेंस का मॉक टेस्ट हुआ है ना। तो हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या लर्निंग्स है जो मैंने सेकंड वीक से सीखी। फर्स्ट वीक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सेकंड वीक की है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिले है 2-3 दिन का, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए घूमने चला गया था, है ना, काइंड ऑफ आलसी आदमी। तो वो तो रह ही गया है, ठीक है। तो 2-3 दिन बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है, डिले बाद, 2-3 दिन बाद नहीं, डिले बाद, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और इसमें कि एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एड ऑन नहीं है। इसमें एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की प्लेस पे भाई आरआरबी असिस्टेंट एड ऑन है। एसबीआई पीओ क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मैं कल ही लौटा था और कल इतनी हिम्मत थी नहीं कि एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स मैं दूँ, मैंने आरआरबी असिस्टेंट दे दिया था। एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स मैं आज दे दूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम एड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट प्रीवियसली दिए हुए 6 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट शॉर्ट्स में अपलोडेड है, आप जाके उनके मार्क्स देख सकते हो। किसी में 2-3 नंबर तक कट रह गई है, किसी में 10-12 से। जो मैंने कल दिया उसमें कुछ मेरे मार्क्स 65 के आसपास आए हुए हैं शायद, ऐसा ही कुछ है आरबीआई असिस्टेंट में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्रीलिम्स, 6 के 6 प्रीलिम्स के ऊपर कि प्रीलिम्स में क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो एज सच अगर आप रिपीट कर रहे हो, आप रिपीटर्स कैटेगरी में आते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट की उतनी दिक्कत नहीं होगी, बस प्रॉब्लम होगी तो प्रैक्टिस की और आपके अप्रोचेस की। तो प्रीलिम्स में जो एक चीज़ है जो मैं लास्ट 2 वीक से ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप प्रीलिम्स में कहीं पर स्टक करते हो किसी भी क्वेश्चन में, है ना, और अगर आपने उस चीज़ को लीव नहीं की है तो आपको पूरा का पूरा वो सेक्शन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्योंकि देखो कल मैं कल की बात ही है ना, हाँ कल ही मैं एक पजल सॉल्व कर रहा था, उसमें मैं एक जगह स्टक कर गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम स्टक करते हैं तो वो पता नहीं हमारे ईगो क्यों क्लैश हो जाता है कि अरे ये क्यों नहीं बना। वो दिखता है ना कि 3-4 लाइन का तो बनना चाहिए था। तो कभी भी अगर प्रीलिम्स में आप स्टक कर गए हो तो आप एक सेकंड अटेम्प्ट ले लो उसका, ठीक है, फटाफट देख के कि अगर सेकंड अटेम्प्ट में वो आ गया वेल एंड गुड, वरना लीव कर दो। जितना जल्दी लीव करके आगे बढ़ोगे उतने मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और प्रीलिम्स का सीधा सा आप जानते हो लॉजिक यार कि जितने मैक्सिमम नंबर आपके अटेम्प्ट आप क्वेश्चंस के कर पाओगे उतने आपके मैक्सिमम मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है ना। क्योंकि 1 2 3 तो गलत हो ही जाते हैं भाई, मेरे तो होते ही होते हैं, आपके ना होते हैं तो बात की बात है। तो मेरे साथ तो यही है। तो जो मैंने सीखा वो ये है कि अगर आप कहीं पे स्टक कर गए हो और 1 सेकंड आपने चांस दे लिया उस क्वेश्चन को, तो लीव कर जाओ उस क्वेश्चन से और आगे बढ़ जाओ। अगर आप पे टाइम बचता है आप वापस आ जाओ, देन सॉल्व करो, सेकंड टाइम में पक्का पक्का हो जाता है। बट पहली बार में अगर एक चीज़ गलत हो गई ना, वो चीज़ गलत ही रहेगी, आप कितने भी हाथ पैर मार लो। और उस एक क्वेश्चंस को बनाने के चक्कर में जहाँ आपके 3-4 मिनट ऑलरेडी लग चुके हैं, 1-2 मिनट आप एक्स्ट्रा दे दोगे उस 5-6 मिनट की पूरी प्रोसेस में। और ये मत कहना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 3-4 मिनट, नहीं भाई, उसके आपको 5 आंसर्स भी टिक करने होते हैं, टिक करने में एटलीस्ट 30-40-45 मिनट जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन 3-3.5 मिनट में बना तो वो 4-4.5 मिनट का टाइम लेके जाते ही जाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं बना, लीव कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। दूसरा प्रीलिम्स में एक चीज़ और है, वो ये है इंग्लिश भाई ऐसा है कि अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग आती है, रूल्स और कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपके स्ट्रेट आंसर है। नहीं आते हैं तो अजम्पशंस मत लेना, तुक्के मत मारना, मैं मार देता हूँ पर आप मत मारना, ठीक है। क्योंकि उससे होता क्या है कि 10 में से अगर आप, भाई मैं सही बता रहा हूँ, इतनी अच्छी किस्मत अपन की कभी रही कहाँ है ना। याद है वो अमचूर के टाइम पे पैकेट आया करता था जिसमें ऐसे कॉइन निकला करते थे, पैसे निकलते हैं ना, उसमें कभी सिक्के ही नहीं फंसे भाई, है ना। मैंने किसी को नहीं देखा कि सिक्के विक्के मिले हम, मैंने बस सुना है लोगों से कि हमें 10 का मिला था, हमें 5 मिला था, कद्दू मुझे आलू को कभी नहीं मिला, ठीक है। तो अपनी किस्मत ना हमेशा से रही है बुरी। तो तुक्का मारने पे ऐसा हाल है कि 10 में से 3 बार तो सही हो जाता है, लेकिन 7 बार नेगेटिव लगती है। तो इंग्लिश में अजम्पशंस मत लेना, एज्यूम वाला काम बिल्कुल मत करना। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हो ना, या आपकी इंग्लिश मस्त है, आपको एटलीस्ट उस टोन का या उस काइंड ऑफ कैटेगरी के वर्ड्स का आइडिया है, तो आप गेस वर्क ले सकते हो। बट अगर आप लर्निंग एकदम सीख रहे हो, है ना, तो गेस वर्क मत करना, वो हेल्पफुल होगा। बात करते हैं कॉन्ट के लिए, तो कॉन्ट में सेम चीज़ है। कई बार क्या होता है, हम डीआईस आती हैं, हमें लगता है कि यार पहले स्पीड मैथ देन डीआई देन अर्थमेटिक। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं बताता हूँ। कई बार डीआई 3 डीआईस आती हैं जनरली, 2 डीआई 1 केसलेट, है ना, छोटा सा। तो एक डीआई तो हो जाती है ठीक से, ठीक है, लेकिन दूसरी डीआई ना वो बहुत सिंपल होगी, लेकिन उसके क्वेश्चन लिटरली बहुत लेंदी होते हैं, बहुत घूमते हैं कि ए है, बी है, फिर सी से कंपैरिजन आएगा, फिर सी के मेल फीमेल से फीमेल उठा ली जाएगी, फिर डी की फीमेल। तो कई बार डीआई बहुत इजी दिखने की वजह से हम बहुत कैलकुलेटिव डीआई उठाते हैं। तो डीआई पिक करने से पहले एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो कि क्वेश्चंस क्या डायरेक्ट है, बहुत एस तो यहाँ वहाँ नहीं हो रहा। क्योंकि होगा क्या, आप डीआई जब आप डिकोड कर दोगे, सिर्फ डीआई देख के क्वेश्चंस नहीं देखोगे, तो ऑलरेडी आप 1-1.5 मिनट दे चुके हो। और 1-1.5 मिनट देने के बाद ना फिर आप ना चाहते हुए भी वो 4-5 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो जहां आपको 2-3-4 मिनट लगना चाहिए था वहीं पे आपके 5-6 मिनट जाएंगे। और कई बार इस चक्कर में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, एंड में या कहीं बीच क्वेश्चंस में होते हैं, वहां तक आप पहुंच भी नहीं पाओगे, है ना।
और हमारा एक फियर तो है अर्थमेटिक से कि अर्थमेटिक मतलब टफ ही आएगी। जबकि टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जब आप कंटिन्यूस बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हो ना अर्थमेटिक के वेरिएबल्स, यार कसम से बता रहा हूँ, अगर आप बिलीव कर सकते हो तो कई बार आपको वेरिएबल को ना नहीं सॉल्व करना होता है, वो एक पॉइंट पे आके, एक सर्टेन पॉइंट पे आके ना ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। स्पेशली बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक पे, टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक पे, और इन्वेस्टमेंट जो है पार्टनरशिप, इन कुछ टॉपिक्स पे तो लिटरली कई बार आपको वेरिएबल सॉल्व नहीं करना होता। लाइक होता ना कि यार वो किसी ने मान लो कि x मंथ्स के लिए किया, फिर किसी ने x-4 मंथ्स के लिए किया, तो हमको लगता है यार पहले x निकालेंगे फिर मंथ, लेकिन कई बार ना वो जब आप रेशियो बिल्ड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कट जाता है, ठीक है। सेम बोर्ड एंड स्ट्रीम के लिए होता है। तो डीआई ईजी है, देख के क्वेश्चंस पिक मत करना, कई बार क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाते हैं जिस वजह से आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा और फिर आप एंड क्वेश्चन तक नहीं जा पाओगे। और प्लेम्स का सीधा सा लॉजिक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, ठीक। रीजनिंग का तो सिंपल सा भाई कि पजल जब तक बनती जा रही बनाते चलो, अगर कहीं पे स्टक कर गए सेकंड अटेम्प्ट लो, नहीं बना छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर रीजनिंग में स्टक किए मतलब गया रीजनिंग सेक्शन। क्योंकि भाई जनरली मैक्सिमम लोग रीजनिंग सेक्शन पे बहुत बेहतर स्कोर करते हो, और अगर किसी का रीजनिंग सेक्शन डगमगाया तो उसका पूरा मोरल भी ऐसे गिर जाता है, ठीक है। तो कहीं भी स्टक नहीं करना, पहली चीज़। कोई चीज़ का लॉजिक या कॉन्सेप्ट लगाने से पहले उस क्वेश्चन की लेंथ से जज मत करना, उसको एक दो सौ क्वेश्चन देख लेना। तीसरा, इंग्लिश में गैस वर्क नहीं करना, तुक्के सुक्के नहीं मानने, ठीक है। और इंग्लिश में सेम चीज़ है, इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करो, भले नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम हो। मैं तो तुक्के मार देता हूँ क्योंकि मैं लर्निंग वाले फेज में ना, समझ रहे हो, आप भी मार सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके हो वो एक्यूरेट हो, एटलीस्ट आपको 80-85% तो श्योरिटी हो कि हाँ यही होगा। अब बात करते हैं मेंस के ऊपर। तो मैंने दिया था IBPS क्लरिकल का मेंस, है ना। और एक चीज़ मैं पहले बता दूं भाई, RRB का मेंस हो, SBI का मेंस हो, IBPS का मेंस हो, मेंस किसी का भी हो उसको देनी है फुल इज्जत, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मेंस को इज्जत नहीं दी तो आपको आपकी औकात दिखा देगा। वही हुआ मेरे साथ, मुझे लगा था IBPS क्लरिकल का ही मेंस है, क्या ही कर लेगा मेरा। मेरे मार्क्स है 27, कोई हंसेगा नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा मुझे, ठीक है। हो गई गलतियाँ। जब आप लर्निंग फेज पे होते हो तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लाइक मैसेज सर की बहुत सारी क्लासेस है, तो मुझे लगा मैं आराम से नहीं भी तो 40-50 से स्कोर कर ही दूंगा, लेकिन भाई कसम से बता रहा हूँ नहीं हो पाया, ठीक है। और मेंस की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई कि वो आपको इंप्रूवमेंट दिखाई ना दिखाए, लर्निंग दिखाई ना दिखाए, आपको आपकी औकात पक्का दिखा देगा, ठीक है। तो कोई भी मेंस हो इज्जत पूरी देनी है। अब देखो मेंस में इंग्लिश का तो सेम है भाई कि अगर मीनिंग्स आती है, आपके लॉजिक्स बेहतर हैं, इंग्लिश तो हो जाएगी। तो एज सच इंग्लिश का प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कॉन्ट और रीजनिंग के लिए। कॉन्ट में एक चीज़ जो मैंने फील की कि वेरिएबल्स अगर आप डरते हो तो लिटरली आपसे वो सॉल्व नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मेंस में 2-3 वेरिएबल्स होते हैं, लाइक XY के फॉर्म में डेटा रहता है DIs में, है ना। 2-3 वेरिएबल्स का होते हैं, जिसमें पहला वेरिएबल एनिमुलेट होता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, देन सेकंड के लिए कुछ नोट्स दिए होते हैं, और एक थर्ड वेरिएबल होता है जो क्वेश्चंस पे ही सॉल्व होता है, ठीक है। तो मुझसे जो गलती हुई मैं वो बताता हूँ। मुझे क्या लगा 3 वेरिएबल है, ये सॉल्व ही नहीं होगा, तो मैंने वो DI नहीं बनाया। उसके अलावा जो मुझे सिंपल सा दिख रहा था वो मस्त DI था, एकदम सिंपल सा था, उसका डेटा लग भी रहा था मुझे बहुत ईजिली डिकोड हो जाएगा, बट वो डिकोड भी हो रहा था पर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ना आके कहीं ना कहीं पे वेरिएबल्स के साथ स्टक कर ही रहा था, जिस वजह से मेरा टाइम भी गया। मुझे लगा ये वेरिएबल शायद एलिमिनेट नहीं होगा, ये क्वेश्चन से तो एलिमिनेट होगा, मैंने वहाँ लगाने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं हुआ। तो एक बार DI सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन से गो थ्रू कीजिएगा। क्वेश्चन आपको एटलीस्ट समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन 2 या 3 लाइन के होते हैं, लगता है हाँ हो जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन रीड करते हो समझ में आता है कि क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है और हम उसको ठीक से इंटरप्रिटेट कर ही नहीं पाए, है ना। जब आप ठीक से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाओगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। देन भाई एक चीज़ स्पीड मेथड सेक्शन होता है, जिसे मैंने उतनी इज्जत नहीं दी अपने जाने में। मैंने सोचा कि अर्थमेटिक और DI बनाएंगे, अर्थमेटिक DI कर करके ही स्कोर करेंगे, मस्त इंप्रूव करेंगे। लेकिन फिर बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि नहीं, पहले स्पीड मेथड डालनी चाहिए थी, मॉक ही टेस्ट है तो क्या हुआ, है ना। तो नेक्स्ट टाइम पहले मैं स्पीड मेथड सेक्शन बनाऊंगा ताकि मार्क्स एटलीस्ट अच्छे रहें। जब मार्क्स बुरे आ जाते हैं तो मोरल भी ठप हो जाता है ना। तो कॉन्टर सेक्शंस में, और एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि स्पेशली ये चीज़ मेंस के लिए, मेंस में वेरिएबल्स 10 में से 7 बार एलिमिनेट नहीं हो, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकलती है। लाइक एक बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन तो मुझे आज भी अच्छे से याद है ना। उस पर कोई 2 वेरिएबल्स थे, है ना। तो एक वेरिएबल डायरेक्टली एलिमिनेट हुआ, सेकंड वेरिएबल ना भाई इक्वेशंस के बाद जाके सिर्फ कट हो गया, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें वेरिएबल है, वो फाइंड आउट होता हुआ नहीं दिख रहा, बट आप पे टाइम है तो आप एक बार चांस ले सकते हो सॉल्व करने की, क्या पता एक पॉइंट पे आके वो कट जाए, ठीक है। चाहे हर वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी ऐसा जरूरी नहीं होता है।
बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग सेक्शंस जो आपको दिखेगा क्लरिकल मेंस में और प्रीलिम्स में बहुत फ़र्क नहीं होता। उसमें 3 तरह की वो दी जाती है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कि ABCDEFG हैं। सिटीज़ से अलग अलग चीज़ें पसंद है और नंबर्स दिए होते हैं, ऐसे करके 3-4 उसके साथ एक क्वेश्चन आता है। रीडिंग में बहुत बेहतर होगा, बहुत ईजी होगा, लेकिन एक बार किसी भी पजल को बनाने से पहले एक बार देख लेना। कई बार डेटा बहुत अजीब सा देता है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो हमें क्या लगता है कि हाँ ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, और वो इन्फॉर्मेशन के बीच में ऐसे सफल कर देगा चीज़ों को कि आप ना, मतलब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, ए को बी से लिंक कर देगा, बी के किसी कलर को सी से लिंक कर देगा, फिर सी की मार्क्स को या उसके नंबर्स को डी से लिंक कर देगा ना। इस तरीके से जब चीज़ें होंगी ना तो वो डेटा तो आपके पास खूब सारा होगा, आपकी पूरी शीट भर जाएगी, हाँ ये तो हो ही जाएगा, बट ना वो बैठेगा नहीं। पता है कि मतलब इतना कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये कहाँ था वो कहाँ था। इसलिए पजल उठाने से पहले भी पजल गो थ्रू करना कि क्या आपको समझ में आ रहा है ना। आप मतलब देखो, जब आप पजल रीड करोगे ना, अंदर से आपका मन बोल देगा कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगी और ये नहीं होगी। तो पजल्स के साथ थोड़ा सा देखना। इसका एक एस्पेक्ट और है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के साथ ऐसा भैया कि अगर स्ट्रेटली आपको समझ में आए तो भी टिक करना, वरना क्रिटिकल रीजनिंग का ऐसा है कि 60-40 चांस है कि 60 टाइम्स आप गलत होगे, 40 टाइम्स से आप ठीक होने वाले हो। ठीक है, और किसी की क्रिटिकल बहुत बेहतर है भाई तो उसके लिए तो मतलब मस्त वाली बात है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, तो कोशिश करना क्लरिकल का अगर आप दे हो तो पहले मिसलेनियस निपटा लो, क्योंकि मैंने तो गया था पजल बना दूंगा, मिसलेनियस रह गया, मार्क्स कम हो गए। कई बार मिसलेनियस भी ट्रिकी होती है, तो सिर्फ मिसलेनियस के चक्कर में कहीं पे स्टक मत करना। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस आउट करके चलना है आपको। पहला कि आपको एक बार क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं, दूसरा उस क्वेश्चन को आप ठीक से इंटरप्रिटेट करके उसकी अप्रोच अगर आपके माइंड में आ रही है तो ही सॉल्व करना, वरना उसको लीव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना, ताकि एटलीस्ट आप पूरे क्वेश्चन देख पाओ। दूसरी चीज़, आपको जिन क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस आ रहा हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाएंगे। ठीक है, तो ये रही मेरी सेकंड वीक की लर्निंग्स और क्लरिकल मीन्स ये वो मॉक। खैर मैंने उसका एनालिसिस शुरू कर दिया, इंग्लिश सेक्शन मैंने फिनिश कर दिया, कॉन्ट रीजनिंग बच गया, और हमें इसमें जीए में एक क्वेश्चन टिक किया था, वो भी सही है ना। कॉन्ट और रीजनिंग मेरा बचा हुआ, वो मैं आज से कल तक में फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो ये रही सेकंड वीक की लर्निंग जो मैंने प्रीलिम्स और मेन से सीखा है, जो मैंने गलतियाँ की हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। एटलीस्ट अगर आप देख रहे हो तो आप वो चीज़ें समझ पाओगे जो मैं गलती कर रहा हूँ, वो आप मत करना। ठीक है, ये मेरी सेकंड वीक की स्टडी की एक ओवरऑल लर्निंग कि मैंने क्या क्या सीखा है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, थोड़ा मोड़ा सही, बट करनी तो चाहिए। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।